नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नाटक का जो दंगल चल रहा है, कर्नाटक का चुनाव 10 तारीख को है और अब कुछ ही दिन बचे हैं कैंपेन खत्म होने में। तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंकती नजर आ रही है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा कर्नाटका में, वो रहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो। कल भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया था, उसमें कुछ बातें कही गई थी, उसमें कुछ वादे करे गए थे। जो कल तक कांग्रेस को फ्रीबीज पर टोकते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने आप ही वादों का पिटारा खोला। वहीं कांग्रेस ने आज अपनी गारंटीज और स्कीम्स और हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वादों के पिटारों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें लिखी जिसको लेकर खासा बवाल अब पूरे चुनाव में मच गया है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और चाहे बीजेपी के बाकी नेता, सब हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज अपने मैनिफेस्टो में जब जारी किया तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि जो भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को उकसाने का काम, भड़काने का काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बैन किया जाएगा। तो ये जो बात कही, उसको लेकर काफी बवाल हुआ। लेकिन उससे पहले मैं सीधे चलता हूं, जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज है इलेक्शन कमीशन से, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर जो इस चुनाव में, कैंपेन में जिस शिकायतें हो रही हैं, एक दूसरे की पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, और जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जो बातें कही जा रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री को लेकर हो और चाहे कम्युनल टोन्स जो हो, उसकी जो बात हो रही है, उसको लेकर संज्ञान लेते हुए कहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा ध्यान जरूर रखना चाहिए। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, क्या क्या बातें कही है इलेक्शन कमीशन ने? देखिए, आप जैसा देख रहे हैं कि लगातार अंकित जो है पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग के सामने शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। अब से कुछ देर पहले भी बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग गया था, जहां पर कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रियंक खड़गे की शिकायत की थी। इसमें कहा था कि प्रियंक खड़गे ने कथित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे पहले खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भी बीजेपी ने शिकायत की थी। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत की थी। तो लगातार शिकायतें जो हैं वो चुनाव आयोग के पास पहुंच रही थी, और इसीलिए चुनाव आयोग ने अब से कुछ देर पहले ही एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि सारे जो स्टार कैंपेनर्स हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, इसके अलावा सभी जो नेता हैं राज्य के, प्रदेश स्तर के, उनको सबको ये हिदायत दी है कि वो चुनाव प्रचार के दौरान संयमित भाषा का प्रयोग करें, जो आदर्श आचार संहिता है उसका कड़ाई से पालन करें। इसके साथ ही तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो सख्ती के साथ इन तमाम बयानबाजी पर, भाषणों पर नजर रखें, और अगर उन्हें कहीं भी लगता है कि उल्लंघन किया जा रहा है आदर्श आचार संहिता का, तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो चुनाव आयोग ने अपनी ओर से दखल दिया है। जिस तरह की भाषा का स्तर लगातार कर्नाटक के चुनाव प्रचार में गिर रहा है, उसके बाद चुनाव आयोग इस मामले में सामने आया है। लेकिन अखिलेश जी, मैं जाने से पहले आपसे एक छोटा सवाल और पूछना चाहता हूं। जो कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, वो कांग्रेस से भी गई हैं, बीजेपी से भी गई हैं। बीजेपी से प्रधानमंत्री के लिए जो बातें कही गई उन पर, और कांग्रेस ने भी जिस तरीके से गृह मंत्री ने कुछ बातें कही हैं उन पर भी शिकायत की है। एक्शन अभी किसी पर लेने की कोई बात नहीं है? अभी तक एक्शन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले में होता ही है कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है वो राज्य चुनाव आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करता है, और राज्य चुनाव आयोग को जो तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनकी रिपोर्ट का इंतजार होता है। तो इस मामले में जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद कार्रवाई निश्चित तौर पर होती है, चुनाव आयोग करता है। हमने देखा कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब कई बड़े नेताओं के खिलाफ भी चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण हो या फिर इस तरह के नफरती भाषण हो, उनके लिए कार्रवाई की है। लेकिन इस मामले में अभी तक जो चुनाव आयोग की ओर से जानकारी मिली है वो सिर्फ यही है कि एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें एक हिदायत दी गई है कि वो संयमित भाषा का प्रयोग करे और किसी भी तरह से ऐसी कोई बात ना कहे जिससे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण बात चुनाव आयोग से कही गई है, लेकिन क्या सिर्फ एडवाइजरी जारी करना काफी होगा? क्योंकि आज फिर से आपको कर्नाटक में ले चलता हूं। कर्नाटक के चुनाव में जैसे जगह जगह हम घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जनता अक्सर बात करती है अपने मुद्दों की, सड़क, बिजली, पानी, घर, जो बेरोजगारी है, उन मुद्दों की बात करती है। लेकिन जब ये बातें उठ के आती हैं मैनिफेस्टोज में, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें लिख दी जाती हैं जो पूरा नैरेटिव जो है, बातचीत जो है, उसको बदल देती है। जैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में आज कहा कि जो भी इस तरीके के भड़काऊ, नफरती ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
उनको हम बैन कर देंगे, कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई है इनके ऊपर करी जाएगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पीएफआई, जिसको केंद्र सरकार पहले ही बैन कर चुकी है, उसके साथ बजरंग दल को भी हम बैन कर देंगे अगर उन्होंने इस तरह की कोई हरकत की, वो चाहे किसी भी धर्म को या जाति की हो। उसको लेकर खासा बवाल है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल के खिलाफ कुछ कहा हो कर्नाटका में, चाहे कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया हो चाहे बाकी नेता हो। 2018 में आप देखें, उससे पहले के बयान देखें, ऐसी बातें करते रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी चुनाव है तो एक बड़े मुद्दे में तब्दील हो गया, उस पर लेके घमासान पूरा शुरू हो गया। इतना घमासान शुरू हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें कूद पड़े और उन्होंने बजरंग दल पर ये जो बात कही गई उसको सीधे उठाकर भगवान जो है हनुमान यानी कि बजरंग बली से जोड़ दिया। कांग्रेस ने इस पे आपत्ति भी उठाई है। तो इस पे वार पलटवार क्या हो रहे हैं, पहले जरा ये देख लीजिए। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली? So how confident are you to form the government here? 200%, not 100%. But here, sir, you have equated the Bajrang Dal with the PFI. I don't want to comment. Let the public comment on that. Minister Amit Shah has banned PFI. Now, PFI do not have voice because most of their cadres are inside the jail. Congress is acting like PFI today. We have banned PFI. They said, do not worry, we'll ban Bajrang Dal. Now, Bajrang Dal is involved with any sabotage, any activity with sabotagation. Have they ever bombed Parliament of India? Have they been arrested with any arms and ammunition ever? Have Bajrang Dal people are involved in any violent activity in any part of the nation? What is your data? What is your authentic data before you even talk about banning an organization? Just you want to appease PFI. You want to appease Muslim fundamentalists. You want to have vote of Muslim fundamentalist organization. That is why you have said, look, okay, BJP has banned PFI, we will ban Bajrang Dal. तो ये इस पूरे मुद्दे पर गर्मागर्म बहस चल रही थी। इस मुद्दे पर जनता पे क्या असर पड़ता है इस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि जैसे मैंने आपको कहा कर्नाटका में अब 8 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले चाहे कुछ भी तरकश आपके तीर आपके तरकश में हो, सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता एक के बाद एक यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि जो 40% कमीशन पे सीएम और जो बाकी आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं बीजेपी पर, उसको पार्टी के पालनहार की तरह बाहर निकाल के ले जाएं।
इसको एक नेशनल मुद्दा बना दें, लोकल मुद्दों से उठकर बात करें, इमोशनल मुद्दों पर बात करें, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने दिग्गज नेताओं को उतारा है। राहुल गांधी भी आ गए हैं, प्रियंका गांधी भी यहीं पर हैं, अमित शाह ने आज बेंगलुरु में भी रोड शो किया। तो ये कुल मिलाकर पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में इस चुनाव को जनता के बीच ले जाने के लिए और अपना नैरेटिव आखिरी में भुनाने के लिए कोशिश दोनों तरफ से जारी है। और इसी के अंतर्गत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी कर्नाटका में थे तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। आज सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार है। इन 3 राज्यों से कांग्रेस की करप्शन की भूख मिट नहीं रही है, इसलिए अब वो कर्नाटका के लोगों की कमाई पर नजर गड़ाए हुए हैं। कांग्रेस कर्नाटका को अपनी लूट का एटीएम बनाना चाहती है। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, बाकी लोग कर्नाटक की जनता की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आके कर्नाटक के चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की सरकार ने पिछले 3 साल में क्या किया उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये जो आपकी सरकार है, चोरी की सरकार है। 3 साल पहले ये सरकार बीजेपी ने चोरी की, लोकतंत्र को नष्ट करके चोरी की। इसके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं? अगर कांग्रेस पार्टी आई, ये सिद्धरामैया जी जीते तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे, मेरी बात याद रखना। ये कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को केंद्र का एटीएम बनाया, केवल और केवल सिद्धरामैया के 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावे कर्नाटक में कुछ नहीं किया है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये न जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। एक बार फिर स्वागत है आपका बड़ी खबर में। इस वक्त कर्नाटका चुनाव में जिस तरीके से आपने देखा कि कैंपेन जो है वो कैसे आक्रामक होती जा रही है, उसमें क्या जो लोगों के मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि मैं बेंगलुरु शहर में हूँ और बेंगलुरु शहर में अक्सर दिल्ली से जब आप देखते हैं तो खबर ये सुनाई पड़ती है कि सड़क बहुत ख़राब है या बाढ़ यहाँ पर आ गई है या ट्रैफिक जैम्स बहुत हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ के तालाब हैं, झीलें हैं, वो बहुत ख़राब है। तो क्या ये मुद्दा बनता है? इस पर बात करने के लिए मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जो झीलों के लिए इस शहर में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस वक्त एक ऐसे ही लेक के सामने खड़ा हूँ। ये झील अभी फ़िलहाल शायद आपको एक क्रिकेट के मैदान जैसी भी आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि पूरा पानी यहाँ पर नहीं है, पूरा आपको ये मैदान जैसा दिखाई पड़ेगा। साथ में इसके एक नाला भी बहता जा रहा है। एक स्टडी रिपोर्ट कहती है कि 96% जो बेंगलुरु के लेक हैं उसके अंदर सीधे जो सीवेज है बिना ट्रीटमेंट करे डंप किया जा रहा है। तो कितना ज़रूरी है ये मुद्दा, क्या इसके बारे में हो रहा है, नहीं हो रहा है? कुछ लोगों से बात करते हैं। जैसे हम इस बेलंदूर लेक के सामने खड़े हुए हैं, इसको झाग वाले लेक के नाम से बड़ा जाना जाता है। तो आप यहाँ के बाशिंदे हैं, कैसे आपने देखा है कि इसकी हालत यहाँ तक पहुँच गई? ये झाग और एक बार तो आग भी लगी थी, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अभी काफ़ी सालों से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ ये पोल्यूटेड जो पानी दिख रहा है, जो मतलब सुएज आ रहा है, वही एक मेन इशू है। और वो पूरे सिटी का इशू है, ये सिर्फ एक लेक का नहीं है। ये लेक का मतलब इसमें ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ इस लेक में, इस झील में बाकी
46 लेक्स का पानी यहाँ पे आ रहा है। पिछले 4-5 सालों से तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं। हमारे घर के सामने सारा लेक का फ्लैटनिंग हुआ है, डीसिल्टिंग हुआ है, रात भर काम चलता है। और ये स्वेज जो पानी दिख रहा है ये बिल्कुल टेम्पररी हमको कहा गया है। जो हमारे लोकल जो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट के साथ जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कैसे बनती है, इंसान से ही बनती है। अब उनको वो पोजीशन मिली है और वो काम कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग पार्टनरशिप वे में ले सकते हैं, कमिटीज बना सकते हैं, अलग अलग कमिटीज, और उनको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के अकाउंटेबल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली, और सबको हॉलिस्टिक वे में इसको सोचना है। सभी को इसके बारे में मालूम है, इट्स बिकम लाइक टू बिग टू फेल काइंड ऑफ थिंग। ये सबसे बड़ा लेक है बेंगलुरु का और सबका फोकस है, और रॉन्ग रीजंस के लिए न्यूज़ में भी आ चुका है। अभी तो किसी को इसे इग्नोर नहीं कर सकते। सिटीजन मैटर्स जो है बहुत मायने रखता है आज के पॉलिटिकल सिस्टम में, और यहाँ के जो भी एमएलए वगैरह हैं दे टेक इट वेरी सीरियसली। वो बहुत गंभीरता से लेते हैं चीज़ को और ग्रास रूट तक जाते हैं और सबकी बात सुनते हैं। उन्होंने सब अलग अलग डिपार्टमेंट वगैरह बना रखा है और सारी एक एक इश्यूज जो हैं वो उसका जो भी सॉल्यूशन रहता है उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे ये लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने तो कम से कम खुद जाके कुछ एक्शन भी लिया, बात भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। तो अगर बेंगलुरु और अगर आप यू केयर अबाउट दिस लेक, अगर इस लेक के बारे में आपको परेशानी है, सड़क के लिए परेशानी है, किसी मुद्दे के लिए परेशानी है, हक आपको उसकी कंप्लेन करने का तभी मिलेगा जब आप जाके वोट डालेंगे। सोचिए कि अगर 1947 में व्हाट्सएप होता तो हमको आज़ादी नहीं मिलती। इससे बेहतर नहीं हो सकता खत्म करने के लिए। तो व्हाट्सएप पर अपनी सरकार को अच्छा बुरा कहने से बेहतर है कि आपको जो ठीक लगे, गलत लगे, वही चाहिए, बदलना है। आइए बाहर, वोट डालिए। तब तक के लिए 13 तारीख तक समझ में आएगा कि कितना इन इश्यूज को लेकर बेंगलुरु जागरूक है, अपना वोट का इस्तेमाल करता है। तब तक मेरे सहयोगी कुमार के साथ अंकित त्यागी, बेंगलुरु, NDTV।